हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे स्पेक्ट और पेट टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पेट प्रोसीजर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। पॉजिट्रॉन एमिशन जो टोमोग्राफी होता है पेट स्कैन, आप उसमें जो ड्रग यूज़ करते हैं वो होता है FDG। ठीक है, ये होता है उसका फार्मूला। ठीक, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का फार्मूला है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका OH को हटा के क्या है आपका 18F, तो जिससे ये क्या बन गया, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज। इसके बाद है आपका जो क्या होता है, आपका जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर आपने बॉडी में दिया है उसी में से निकली हुई रेज डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर, और आपकी बॉडी की इमेजिंग करेगा। जो पेट स्कैन होता है या स्पेक्ट स्कैन होता है वो आपकी ट्रांसवर्स इमेज जनरेट करता है, बाकी हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें आपको पेन नहीं होगा। इसमें आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की देखी जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपका ये न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन भी डिटरमाइन करेगा। जो पहली इन्फॉर्मेशन मिली थी सबसे पहली मेटाबॉलिक एक्टिविटी की फंक्शनिंग ब्रेन के बारे में, ठीक है, 1970 में। तो इसके बाद ये आपका पेट स्कैन, ठीक है, और आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैंसर, एपिलेप्सी, इन्फेक्शन की कंडीशन, मतलब जो ब्रेन कंडीशंस होती हैं ना ज़्यादातर, और ब्रेन फंक्शनिंग या डिमेंशिया की कंडीशन है। डिमेंशिया मतलब जो अंडर डेवलप्ड ब्रेन होता है, मतलब जैसे जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता जिन ब्रेन का, या फिर कोई आप सिंगल पार्ट की करना चाहते हैं, या कीमोथेरेपी का कोई भी आप देख सकते हैं इसमें प्रोसीजर। ठीक है, नॉर्मल आप जब ये प्रोसीजर कराने जाते हैं तो सबसे पहले देखिए आप 24 आवर्स तक जो लेते हैं लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन रिच होती है जिसमें शुगर डाइट नहीं होती है। ठीक है, एंड 6 आवर्स बिफोर आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। ठीक है, और आपको क्या है, सिर्फ पानी दिया जाता है। उसके बाद जो IV डिलीवर करते हैं ना आपको इंट्रावेनस के थ्रू, रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो दिया, FDG दिया है ना आपको, जैसे इसमें, तो वो इंट्रावेनस आपके ये देखिए इंजेक्ट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटा उसको लग जाता है सर्कुलेट होने में आपकी बॉडी में, तो आपको 1 घंटे वेट कराएगा। ठीक है, जो भी आपका टेक्नोलॉजिस्ट है या फिर जो डॉक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, जो इस स्कैन में टाइम लग रहा है वो आपका लग रहा है 20 से 45 मिनट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से रेडियो न्यूक्लाइड्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और उनकी हाफ लाइफ कितनी है। आप देखिए इसमें कार्बन 11 है जिसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट्स, नाइट्रोजन 13 है जिसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, ऑक्सीजन 15 2 मिनट, क्लोराइड 18 1 to 10 मिनट। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं जो पेट में यूज़ होता है। ठीक, पेट में देखिए ये कुछ इमेजेस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप एक बार थ्योरी देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज़ इंसर्टेड इनटू पेशेंट। मतलब आपका जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर है इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ऐसे आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये इंट्रावेनस आपने सपोज इंसर्ट किया। फिर इसके बाद दे रखा है पॉजिट्रॉन एनहिलेशन प्रोसीजर 2 फोटोन्स विद एनर्जी। ठीक है, ईच फोटोन डिटेक्टेड बाय द सेट ऑफ डिटेक्टर सराउंडिंग बाय द पेशेंट बाय एनहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। देखिए जैसे सपोज, चलो समझा देती हूँ अभी। देखो ये कोई आपका क्या है, न्यूक्लियाई है, यहाँ से एमिट हुआ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये बॉडी में जाएगा ना तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उससे इंटरेक्ट करेगा, और जब ये आपस में एनहिलेशन इवेंट क्या बोलेंगे, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, एनहिलेशन। और जब ये टकराएंगे ना तो यहाँ से ये फिर 2 अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज़ करेंगे, मतलब वेव्स आपकी रिलीज़ होंगी। ये एनर्जी आपकी कितनी है, 511 keV की। ठीक है, अब ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ये जो एनहिलेशन इवेंट वाला पॉइंट है ना, ये था ये। ठीक, फिर उसके बाद बैक टू थ्योरी। फिर उसके बाद दे रखा है ईच फोटोन डिटेक्टेड बाय द सेट ऑफ डिटेक्टर। ठीक है,
और इफ़ टू और मोर डिटेक्टर डिटेक्ट द फोटोन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एनहिलेशन इट इज़ कॉल्ड एनहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन। ठीक है, और तो इसमें देखो क्या होता है, अब ये जो एनर्जी निकली है ना, ये एनर्जी और ये एनर्जी, यही आपका डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपकी गामा रेज हैं, ये जो निकले एनिलेशन इवेंट हुआ। ठीक है, और ये जो निकली है ना रेज, ये कहाँ जाएंगी, आपकी डिटेक्टर। और एक बार में जैसे ये एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई, अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज़ हुई, अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज़ होने के बाद अगर ये दोनों ही एक साथ डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों एक साथ डिटेक्ट हो रही है, तो इसको हम एनहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन बोलते हैं। मतलब आपकी दोनों रेज जो निकली अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या हो गई, एक साथ डिटेक्ट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोइंसिडेंस काउंटिंग एस्टेब्लिश द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ in order to localize the inhalation event. Visual display of the slice is obtained to set FOB perforation of the filter back projection to create transverse images or other stored information in the computer। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, एक जब आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुई ना वो रेडियो एक्टिव प्रेशर, तो सिर्फ एक पार्टिकल ही रिलीज़ होगा पॉजिट्रॉन का, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा। वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे पॉजिट्रॉन अलग अलग मॉलिक्यूल से निकलेंगे एंड ऑल्सो अलग अलग इलेक्ट्रॉन से वहाँ जाके जब टकराएंगे, तो हर जो जैसे होता है ना, जो मतलब जस्ट टकराया आपके दोनों पार्टिकल, तो वहाँ क्या हुआ, जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में हर पार्टिकल के साथ यही होगा। ठीक, तो हर पार्टिकल के साथ ऐसा होगा, जब जैसे सपोज यहाँ टकराया तो यहाँ से निकला, यहाँ टकराया तो यहाँ से निकला। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये देखो, ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है, तो आपका अलग अलग पार्ट से अलग अलग सिग्नल आ रहा है। ठीक है, अलग अलग गामा रेज डिटेक्ट हो रही हैं जो आपकी अलग अलग कंडीशन को शो करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपका कोइंसिडेंस काउंटिंग एस्टेब्लिश होती है, जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में सेट है। फिर उसके बाद उसका FOB डिफाइन करके आपकी ट्रांसवर्स इमेज जनरेट की जाती हैं। उसके बाद अगर आपको रिकन्स्ट्रक्शन करना है तो आप इसी में करा लीजिए, मतलब। और पेट स्कैन क्या है, आपका नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। अदर इमेजिंग टेक्निक अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों सकती हैं। इसमें आप रेडियो एक्टिव ट्रेसर, इसमें आप रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसमें थोड़ी थ्योरी हो सकता है कि वेरी करे जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मेरी फ्रेंड ने बनाई है। ठीक, तो यहाँ पे कि आप डायग्नोस्टिक थेरेपी दोनों के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या है, आप आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए इतना मैटर नहीं करता कंपैरिजन। और पेट स्कैन को अगर हम CT स्कैन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी, एलर्जी वगैरह। ये दोनों जो स्लाइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये इतना आपके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि पेट स्कैन का जो है सिंपल प्रोसीजर वो इतना ही था। ठीक है, मतलब आपने पेट स्कैन में कौन सा यूज़ किया, मतलब ड्रग, और उसके बाद कौन सी इमेज जनरेट हुई, कब हुई, उसका फार्मूला क्या है, उसका मतलब मशीन देखा आपने, इंडिकेशन देखा, पेशेंट प्रिपेयर, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये सब देख लिया। उसके बाद है आपका स्पेक्ट। ठीक है, तो हम स्पेक्ट की बात करते हैं, तो स्पेक्ट में क्या है, इसकी फुल फॉर्म सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, स्पेक्ट प्रोसीजर। ठीक, इसमें क्या होता है, स्पेक्ट में आप जनरेट करते हैं ट्रांसवर्स इमेज। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, पेट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम अलग रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा ये इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो ये देखते हैं यहाँ पे। और ये ट्रांसवर्स इमेज जनरेट कर रहा है सेम पेट की तरह। ट्रांसवर्स इमेज क्या होती हैं, ट्रांसवर्स इमेज को हम एक्सियल इमेजेस भी बोलते हैं, एक्सियल स्लाइसेस बोल सकते हैं, जो कि अप एंड डाउन पार्ट में अगर हम बॉडी का कोई भी स्लाइस कट करते हैं तो वो उससे जो इमेज जनरेट होती है वो ट्रांसवर्स इमेज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका, ये आपकी क्या करता है, एक्सरे और गामा रेज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें होता है आपका स्किंटिलेशन कैमरा, और ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 3D पिक्चर बनाएगा। ठीक, और इसमें क्या है कि आप स्पेक्ट स्कैन से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का ऑर्गन किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक,
इसमें आप ये भी मतलब जैसे कि अगर आपको देखना है कि ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है हार्ट तक, ठीक है, आपका ब्रेन का कौन सा एरिया आपका ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है, तो ये देखिए ये जो ये पार्ट है ना इसका ऊपर और नीचे ये रोटेट करता है, ठीक है, स्पेक्ट में स्कैन इमेज में ये रोटेट करेगा, ये जो दो पार्ट है ना ये रोटेट करेंगे, ठीक है। और इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। इंडिकेशन सेम इसमें क्या थोड़ा बहुत ही मैं समझती हूँ इसमें चेंजेस होंगे, वरना देखिए डिमेंशिया है आपका, ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए हो रहा है, ठीक है, डिमेंशिया है, क्लॉक ब्लड क्लॉट्स हैं, सीजर्स आपको पता है मतलब जैसे मिर्गी के दौरे जिसे बोलते हैं ना, सीजर्स है, एपिलेप्सी की कंडीशन है, या फिर एपिलेप्सी भी आपकी ब्रेन डिजीज़ है, ठीक है, हेड इंजरी हो गई है, ठीक है, तो ब्रेन डिसऑर्डर्स के नाम है ये। फिर हार्ट डिसऑर्डर में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी कोरोनरी आर्टरी क्लॉट हो गई है, या फिर आपकी पंपिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है, ठीक है, या फिर आपको ब्लड डिसऑर्डर हो गया है, तो उसको जैसे कि बोन्स में क्या हो जाता है, कभी कभी कैंसर हो जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं आप स्पेक्ट। और इसके अलावा क्या है, पेशेंट प्रिपेयर की बात कर लेते हैं। पेशेंट प्रिपेयर में आप मेटालिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपकी सारी मेडिकेशन, आप कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं वो भी चेक होगा, ठीक है, और किन पेशेंट्स को रिस्क होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, बस इतना ही है कि जैसे स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, आपने जहाँ इंसर्ट किया है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो स्पेक्ट है, जो उसमें सर्कुलर डिवाइस है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में इमेज में दिखाया था, वो जो ऊपर और नीचे का पार्ट है उसका, वो आपका रोटेट करेगा, ठीक है, और आपका साथ में पेशेंट काउच भी क्या होता है, मूवेबल होता है उसमें, ठीक है, और जो कि आपकी रोटेट करके इमेजेस 3D इमेजेस को और इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उनको देखने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट नहीं दे रखा है, जो कि है इसमें आपने कौन कौन से रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज़ किए हैं, वो हैं आपके टेक्नीशियम 99 जिसकी हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है, ठीक, यहाँ लिख देती हूँ टेक्नीशियम 99, ठीक है, और हाफ लाइफ है इसकी 6 आवर्स, ठीक। इसके अलावा आप आयोडीन वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है कि आपकी थायराइड, जो आयोडीन होता है ना वो आपका थायराइड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और जो आपका टेक्नीशियम यूज़ हुआ है ना वो आपके हार्ट वगैरह, सेलिवरी ग्लैंड्स, इन सब के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो एनएमसी की वीडियो बनाई थी ना उसमें एग्जांपल में आपको समझा दिया था, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की टीम में और कौन कौन होते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन की टीम में होते हैं आपके न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट, ठीक, फिर उसके बाद हैं आपके न्यूक्लियर फार्मासिस्ट, ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपसे पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि इसके जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं और बाकी अब नॉर्मल रेडियोलॉजी की टेक्नोलॉजी है ना उसमें रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग अलग होती है न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट की, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की और न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशिस्ट की, ठीक है। तो क्या होता है आप इनको सेफ्टी और रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स से कितना ख़तरा है, कैसे उनको रखना है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैंने बताया था टेक्नीशियम 99 की हाफ लाइफ है 6 आवर्स, तो उसको क्या है स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसको तुरंत ही बनाना पड़ता है। तो जब तुरंत बनाएंगे तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका साइक्लोट्रॉन। तो वहाँ पे उसको जब यहाँ जहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन के ये सब होता है ना ट्रीटमेंट वगैरह और डायग्नोसिस, वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, तो उसका सेटअप ही अलग होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, आप डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गामा रेज हो रही हैं जो कि एक्स रेज से भी हाई पेनिट्रेशन पावर की हैं और उससे भी ज़्यादा डेंजरस हैं, ठीक। फिर उसके बाद शील्डिंग, प्रॉपर शील्डिंग आप यूज़ कीजिए, ठीक है।
प्लेक्सी ग्लास यूज़ कीजिए, ठीक है, लेड की शील्डिंग वगैरह आप यूज़ कीजिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेट और स्पेक पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। बाय।